जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं इस अधिगम से संबंधित सभी सिद्धांतों को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और आप देखेंगे इसमें कि जैसे मैंने स्किनर के विषय में बताया, थॉर्नडाइक के विषय में बताया, उसी तरह से आज हम जो स्टडी करेंगे मेरे दोस्त वो पावलोव के विषय में करने वाले हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया पावलोव ने, वो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलो आज हम इसको बात करते हैं पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर। देखिएगा पावलोव साहब जो थे, पावलोव साहब ये कहाँ के, रसिया के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और सबसे बड़ी खासियत थी कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे मेरे दोस्त, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि ये एक शरीर शास्त्री थे, या इन्हीं को कह सकते हैं ये एक चिकित्सक थे। क्या थे ये? चिकित्सक थे। और इन्होंने अपना जो यह सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल किया पाचन के सिद्धांत पर, पाचन के सिद्धांत पर कि पाचन कैसे होता है, पाचन के लिए जिम्मेवार क्या है। जब इस पर इन्होंने रिसर्च अपना किया तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? सन 1904 में। नोबेल प्राइज कब मिला? 1904 के अंदर। अब देखिएगा ये इतनी सी बात जो इंफॉर्मेशन है इसको याद रखिएगा। इवान पी पावलोव इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका पूरा नाम? इवान पी पावलोव। इवान पी पावलोव, ठीक, ये इनका पूरा नाम है। इवान पी पावलोव मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है मेरे दोस्त। अब आगे देखिए इन्होंने जो अपना रिसर्च किया, जो अपना प्रैक्टिकल किया, वो किस पर किया? उन्होंने अनुबंधन पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? मतलब इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है बाबू, ठीक है, अनुबंधन का इनको जनक कहा जाता है। अब आप पाएंगे कि जो पावलोव साहब हैं इन्होंने कैसे इस प्रैक्टिकल को किया, तो इस प्रैक्टिकल को इन्होंने एक डॉग पर किया, एक कुत्ते पे किया। किस पर? एक कुत्ता पर इन्होंने यह प्रैक्टिकल किया, एक डॉग पर इन्होंने यह प्रैक्टिकल किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, इनके प्रैक्टिकल को लेकर के आपसे कुछ बात करता हूँ विद्वत। जैसे इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता लिया, एक डॉग लिया, और कुत्ते के स्लाइवा ग्लैंड, कहाँ पर? स्लाइवा ग्लैंड पर एक ऑपरेशन किया। कुत्ते के स्लाइवा ग्लैंड पर एक ऑपरेशन किया। मान लीजिए यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ते के स्लाइवा ग्लैंड पर इन्होंने एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन को कर उस ग्लैंड से एक इन्होंने पाइप लगाया और नीचे एक बाल्टी रखा। क्या रखा? बाल्टी रखा, जिसमें कि वो लार स्टोर होना है, ठीक है। अब देखिए स्लाइवा ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। प्रैक्टिकल कहाँ हुआ था? लार ग्रंथि पर। जब लार ग्रंथि में इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो यहाँ पर ये लार क्या होने लगे? इकट्ठा होने लगे। जब लार इकट्ठा होने लगे तो इन्होंने कुछ सिचुएशंस को निर्धारित किया। कैसे? क्या लार कैसे इकट्ठा होती है? कुत्तों की आदत होती है कि आराम से, मतलब गर्मी के समय में भी आप देखेंगे तो आसानी से वो लार का सिक्रीशन करते रहते हैं, बराबर लार का सिक्रीशन उनका होता रहता है। अब आगे चलो मैं आपको बताता हूँ, इसके विषय में समझा देता हूँ आपको सही से कि जो लार का सिक्रीशन होता है मेरे दोस्त, ये दो तरीके से होता है। या तो कुत्ता भूखा है, कुत्ता क्या है? भूखा है, और कुत्ते के सामने खाना आ जाए। क्या आ जाए? खाना आ जाए, तो कुत्ते का लार का सिक्रीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और एक तो बेसिकली आसानी से साधारणतया वो लार का सिक्रीशन करता रहता है। दो तरीके हो गए।
अब पावलाव साहब ने इसी चीज को आधार बना करके उसमें प्रैक्टिकल करना शुरू किया कि क्या इसमें अनुबंधन होता है कि नहीं होता है, अनुबंधन कैसे होता है, क्यों होता है, इसको जानने के लिए आगे हम चलेंगे और देखेंगे। देखिए पावलाव साहब ने क्या किया, कुत्ते के सामने पहले भोजन रखा, भोजन लेके गए तो उसमें लार निकली। क्या निकली? लार। जाहिर सी बात है लार का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? जैसे भोजन को देखेगा कुत्ता, उसका लार का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब जो ये भोजन है ये तो प्राकृतिक है ना, क्या ये प्राकृतिक है, नेचुरल है एकदम, है कि नहीं नेचुरल? बताओ, एकदम नेचुरल है कि नहीं, ये बताओ। प्राकृतिक है ये भोजन, क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है ये भोजन। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक है भोजन। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस है ना? बोल सकते हैं सीएस है, कंडीशनल, सॉरी अनकंडीशनल है, यूसीएस। आप आगे देखो भोजन में लार को, लार भी क्या है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लार क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक, कोई प्रतिबंध नहीं है यहां पर, देख रहे हैं ना? प्राकृतिक है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जब कुत्ता लार का सिक्रीशन करता है मेरे दोस्त, तो उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले भोजन मिला उसको, क्या मिला? भोजन। तो लार निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक, लगातार अगर यही क्रिया होगी, भोजन मिलेगा तो लार निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा एक कंडीशन यहां पर उन्होंने अप्लाई किया है पावलाव साहब ने। जब भी इनको भोजन देते हैं, कुत्ते को जब भी भोजन देते हैं, एक उसका क्या है? निश्चित समय है, निश्चित समय है, निश्चित समय पर ये भोजन देते हैं कुत्ते को। ठीक है, अब आगे देखो, यहीं पर मैं आपको बताऊं, जब ये निश्चित समय पे भोजन देते हैं कुत्ते को, अब क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद इन्होंने अनुबंधन ट्राई करने के लिए घंटी लिया। क्या लिया? घंटी। भोजन, लार। अब देखिएगा यहां पर ये लार आ गया, ध्यान देना। भोजन, भोजन लिया, घंटी लिया और लार निकलना शुरू हो गया। अब ये घंटी क्या है ये बताना है आपको। घंटी क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है, सीएस। और ये क्या है? यूसीएस है। और ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका सीआर। ठीक, मतलब कंडीशनल अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। आगे अगर आपको देखना है इसको जानने के लिए, तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये अनुकूलन के पूर्व जो हुआ था, अब ये अनुकूलन के दौरान हो रहा है। अब अगर कई बार हम घंटी को प्रस्तुत करें और यहाँ पर भोजन को कई बार प्रस्तुत किया, तो कुत्ते का धीरे धीरे भोजन से अनुबंधन क्या हो जाएगा? और लार का अनुबंधन कमजोर हो जाएगा। भोजन और लार का अनुबंधन कमजोर, और घंटी का और लार का अनुबंधन क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते को अब यह आभास हो जाएगा कि जब भी घंटी बजेगी तब भोजन मुझे मिलेगा, जब भी घंटी बजेगी तब भोजन मुझे मिलेगा। उसको ये पता चल गया। अब देखो, जब ये बात उसको पता चल गई मेरे बाबू, तो आसानी के साथ घंटी के साथ उसका क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। लास्ट में एक दिन क्या किया पावलाव साहब ने? केवल सीएस प्रस्तुत किया, तब भी सीआर निकला। ध्यान दीजिएगा, केवल सीएस प्रस्तुत किया है ना, तो सीआर निकला। ठीक है,
कंडीशनल स्टिमुलस प्रस्तुत किया तो कंडीशनल क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। बात को गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, गौर से समझ लेना इस बात को। यहां पर क्या CS प्रस्तुत किया घंटे, तो कंडीशनल क्या निकल गया, लार निकल गई, ठीक है। जब यहां पर ये चीजें हो गई, जब ये हो गया, तो अब कितने दिन तक ये चल सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आखिरकार कुत्ते को तो पता चल ही जाएगा बाद में कि मुझे भोजन नहीं दिया जा रहा, केवल घंटी बजाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन बाद में पावलोव साहब ने इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया, बोला इसको और बेहतर समझ लीजिए। अनुबंधन की कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने शर्तें बताया। क्या शर्त बताया, अब आप देखते हैं अनुबंधन की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। अनुबंधन की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। अब ये शर्तें क्या हैं, इसको आप देखेंगे, ठीक है। देखिए शर्त नंबर 1, ध्यान देना, शर्त नंबर 1 ये है कि UCS और CS को प्रस्तुत करने में, UCS और CS को प्रस्तुत करते समय, प्रस्तुत करने का एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय हो। ये नहीं कि जब मर्जी करे तब प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक है। निश्चित क्रम होना चाहिए, समय होना चाहिए, निश्चित समय और क्रम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। जैसे अगर इसको मैं आपको बताऊं, अगर एक इसके माध्यम से, तो जैसे आपका UCS है, तो आप कभी भी UCS के बाद CS प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये गलत होगा, ठीक। आपको पहले CS, फिर UCS, फिर आगे UCR होगा, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। अच्छा, इनको दोनों को प्रस्तुत करने में जो मैंने कहा एक निश्चित समय, 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एक निश्चित समय और क्रम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बाबू। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि कोई बाह्य अवरोध ना हो, कोई बाहर का अवरोध ना हो, कोई बाहर का रुकावट या अवरोध ना हो। अब ये क्या हो सकता है, अवरोध ना हो, ये क्या हो सकता है, मतलब उस टाइम पे कोई हॉर्न ना बजाए वहाँ पर खड़ा होके जब ये क्रिया चल रही हो, क्योंकि घंटी बजाएंगे, हॉर्न बजाएंगे तो हॉर्न की तरफ कुत्ते का ध्यान हो जाएगा। कोई वहाँ पर घंटी ना बजाए, जैसे साइकिल की घंटी टना टन 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 बजाए, तो इस तरह से अगर बजाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके अनुबंधन में अवरोध पैदा होगा। आपको सही लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, अगला क्या है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया कि UCS को CS से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, UCS को CS से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। अब इसको समझिए, कहा क्या, UCS को CS से, अब देखिए CS ये है, UCS ये है। अगर पता चले कि UCS से ज़्यादा प्रभावशाली CS है तो उसका अनुबंधन आसानी से हो जाएगा, तुरंत जुड़ जाएगा। और अगर जब UCS प्रभावशाली ज़्यादा हो और CS कम प्रभावशाली हो, तब भी सामने वाले का अनुबंधन कमज़ोर वाले के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छा अनुबंधन हो रहा है। ध्यान देना,
अगर हम ऑलरेडी प्रभावशाली हैं, दूसरा आदमी कम प्रभावशाली है और हम पहले प्रस्तुत हो गए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले आ गए तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक, इसीलिए कहा गया कि जो ज़्यादा प्रभावशाली यूसीएस है उसका एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना है। और यूसीएस हमेशा, ध्यान देना, यूसीएस हमेशा सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अनुबंधन आसानी से हो पाती है। अनुबंधन की जो भी दशाएं हों वो अनुकूल हों, मतलब जो भी अनुबंधन कर रहा हो व्यक्ति, उसके लिए जो वहाँ की सिचुएशंस हों, जो वहाँ की दशाएं हों, वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आगे, तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें अनुबंधन के कुछ नियम दिए गए हैं। अनुबंधन के लिए कुछ नियम है, देखिएगा। जैसे ही कहा गया ये कंडीशंस हैं, इसको आप लोग अप्लाई करेंगे। इसमें जो हम नियम पढ़ेंगे उसमें इन कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे। जैसे कुछ नियम है, पहले अनुबंधन का नियम में अगर पहला देखें तो पहला है उत्तेजना। क्या? उत्तेजना। अब कुत्ते को उत्तेजित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना। अब इसके लिए यूसीएस और सीएस को बार बार प्रस्तुत करेंगे। पहले कुत्ते के सामने हमने यूसीएस प्रस्तुत किया तो क्या निकालेगा, यूसीआर निकालेगा। समझना, एक ही समीकरण में समझ लेते हैं। फिर आपने क्या किया, सीएस को प्रस्तुत किया, यूसीएस को प्रस्तुत किया, यूसीआर निकला। फिर आपने फिर से दोबारा यही क्रम किया, फिर से यही किया तो फिर से यूसीआर निकलेगा। लेकिन आगे चल के आपने क्या किया, केवल यूसीएस सीएस दिया तो यहाँ पर सीआर हो गया। क्या हो गया, सीआर। अनुबंधन क्या होगा यहाँ पर, मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर अनुबंधन मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मतलब कुत्ता जो होगा वो उत्तेजित रहेगा, जैसे घंटी बजेगी भोजन की तलाश में शुरू हो जाएगा। यहाँ तक का ये पहला समीकरण है। इसके बाद विलोपन का नियम शुरू हो जाता है। क्या? विलोपन का। अब इसका अनुबंधन टूटेगा कैसे, जब हम बार बार सीएस सीआर करेंगे, सीएस सीआर जब ये बार बार करेंगे तो एक समय के बाद कुत्ते को ये बात पता चल जाएगी और अनुबंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अनुबंधन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब भोजन नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं। भोजन की जगह पर ये केवल घंटी बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केवल घंटी बजा रहे हैं। ठीक है केवल घंटी बजा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये कहा गया कि विलोपन से बचने के लिए क्या किया जाए, तो अब पता चला कि स्वतः पुनर्लाभ एक होता है, तीसरा स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ। अब स्वतः पुनर्लाभ में क्या करेंगे आप, देखिएगा। स्वतः पुनर्लाभ में होता क्या है कि कई दिनों तक आपने छोड़ दिया इस चीज़ को करना, फिर अचानक से एक दिन फिर से आपने क्या किया, सीएस उसके सामने प्रस्तुत किया तो उसमें से फिर से सीआर आना शुरू हो गया। यह स्वतः पुनर्लाभ है। मतलब बीच में थोड़ा गैप करके फिर से आप प्रस्तुत करेंगे तो वो स्वतः पुनर्लाभ कर लेगा। क्या करेगा, स्वतः पुनर्लाभ कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। बीच में यहाँ पर कुछ समय का गैप होगा और फिर अचानक से अगर घंटी प्रस्तुत होगी, सीएस क्या है, घंटी है, ध्यान रखना, और यूसीएस क्या है, भोजन है। परेशान नहीं होना कि सीएस क्या है, घंटी घंटी। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करें अगर आपसे कि ये भी हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका शैक्षिक प्रभाव क्या होगा तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। सिद्धांत का शैक्षिक प्रभाव क्या है इसको आप समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रभाव देखिएगा। शैक्षिक प्रभाव क्या है इसका, शैक्षिक
शैक्षिक प्रभाव, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक प्रभाव में सबसे पहले बच्चे को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें अनुबंधन पैदा करने के लिए तो कहा गया भय निवारण में सहायक। किसमें? भय निवारण में सहायक। किसमें सहायक? बच्चों के अंदर से भय को दूर करने के लिए बहुत जरूरी होता है अनुबंधन करवाना। समाजीकरण में सहायक। किसमें? समाजीकरण में सहायक, करण में सहायक। ठीक। तीसरा देखिएगा, अनुशासन विकसित करने में सहायक। अनुशासन विकसित करने में सहायक, विकसित करने में सहायक। और अगला है स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। ध्यान देना, स्वभाव और आदत निर्माण में सहायक। आप सोचिए, अगर ये चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आपके लिए कितना बेहतर होगा कि भय निवारण में सहायक होगा, समाजीकरण में सहायक होगा, अनुशासन विकसित करने में सहायक होगा, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक होगा। अब सोचिए छोटे बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसका मैं बेहतर आपको उदाहरण दूं तो जैसे, ध्यान देना, छोटे बच्चे को आप पढ़ाते क्या हो? बेटा ए फॉर एप्पल। अब जैसे उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाते हो तो इस तरह से शायद वो ना समझ पाए कि ये एप्पल क्या होता है, ये बॉल क्या होता है, ये कैट क्या होती है। अगर इसको नहीं समझ पाता तो उसको आप एप्पल दिखाइए। क्या करिए? एप्पल से उसका अनुबंधन कराइए। एप्पल से उसका जब अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है, एप्पल से अनुबंधन हो जाएगा, उसको कैट को दिखाइए आप, तो निश्चित रूप से वो आसानी से जान जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को कई बार कहा जाता है, बेटा माउथ बताइए, माउथ कहाँ है? तो आप बताते हैं उसको माउथ, नोज, ईयर। तो ये क्या होता है? ये इंडिकेशन होता है, अनुबंधन करवाते हैं इसके साथ। और जब बच्चे का इसके साथ अनुबंधन हो जाता है तो आसानी से सीख जाता है। ठीक है। इसी तरह जब बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं तो गिनतारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है ना, तो उसमें वो खेल खेल में चीज़ों को सीख जाते हैं। वो गिनतारा में इसमें खेलते हैं और खेलते खेलते वो काउंटिंग सीख जाते हैं। तो छोटे बच्चे को इसको सिखाने में बहुत मदद मिलती है कि चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए तो आसानी से छोटे बच्चे सीख जाते हैं। छोटे बच्चों की गलत आदतों को छुड़ाने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यही पावलोव का सिद्धांत रहा। पावलोव साहब ने इसमें क्या बताया कि अनुबंधन बहुत ज़रूरी होता है और अनुबंधन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो CS होगा UCS से कमज़ोर होना चाहिए। ये बात को गौर करिएगा, मतलब जो ये प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल, उससे कमज़ोर होना चाहिए। ठीक। क्या आपको मेरे द्वारा ये बताई गई सिद्धांत समझ में आया? अगर समझ में आया मेरे दोस्त तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से यही अपेक्षा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते लिखते रहिए, आनंद से रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।